चलिए फ्रेंड्स, करते स्टार्ट आज के अपने इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद बताऊंगा कि इनके कुछ भाई होते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कुछ भाई है, कुछ एग्रीगेट्स है, कुछ आठ प्रकार के भाई है। सुनाऊंगा आप लोगों ने एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएफसी, जीएनपी, ये बहुत सारे हैं। इनको बताऊंगा क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या है, एनआईटी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है। आज की क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है भाई साहब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की क्लास पे ही तो आगे आने वाली सारी की सारी क्लासेस टिकी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। नेशनल इनकम को अपन लोग बच्चों एनएनपीएफसी भी कहते हैं और डोमेस्टिक इनकम को अपन लोग एनडीपीएफसी भी कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, सुनो। तो सबसे पहला नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में याद रखना, केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही शामिल किया जाता है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज आल्सो द सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है, तो जरा मेरी बात को सुनो। देखो बच्चों, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसको मैंने मेहनत करके कमाया। ऐसी कोई भी इनकम जिसको मैंने मेहनत करके कमाया उसको बच्चों बोलते हैं फैक्टर इनकम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को फीस पे करोगे, तो जो मेरे को फीस मिली वो मेरी मेहनत की फीस है, वो मेरी फैक्टर इनकम है। मैं सब्जी बेचता हूं, मैंने पैसा कमाया, सब्जी बेची, मैंने मेहनत करी, तब जाके मैंने पैसा कमाया, वो मेरी फैक्टर इनकम है। मैं कंपनी में काम करता हूं, मेरे को सैलरी मिली, वो सैलरी मेरी फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर इनकम में क्या आती है, एक तो आपकी मेहनत वाली इनकम। इसके अलावा बच्चों आपको पता होगा कि प्रोडक्शन के होते हैं 4 फैक्टर। प्रोडक्शन जब करते हैं तो अपने को 4 चीजें लगती है, एक तो लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर। अब ये 4 चीज जब मेरे को प्रोडक्शन करने में लगती है तो इनके ऊपर खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल, जो जमीन है, जमीन को पे करते हैं रेंट, तो जमीन को पे करा रेंट, लैंड को मिला रेंट। जो लेबर है उनको उनकी मेहनत के बदले मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को उसके काम के बदले मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को उसके काम के बदले बच्चों मिलता है प्रॉफिट। तो याद रखना, ये 4 ही बच्चों क्या होती है, फैक्टर इनकम। तो इन 4 को भी फैक्टर इनकम कहते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम। और जो पैसा मेहनत करके कमाया वो भी क्या होती है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अलावा एक दूसरी इनकम होती है बच्चों, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अभी ट्रांसफर इनकम वो होती है, ये ट्रांसफर इनकम वो होती है जो अपने को फ्री में मिली। ऐसा पैसा जो अपने को फ्री में मिला, उसके लिए मैंने कोई भी मेहनत नहीं करी। नवरात्रि का समय है, घर में कन्याएं आई, कन्याओं ने बैठकर खाना खाया और कन्या को मान लो हमने जो है पैसा दिया। अब उन कन्याओं ने कोई भी मेहनत करी नहीं, बस यहाँ पे आई, खाना खाया, उनको पैसे मिले और चली गई। तो जो उन कन्याओं को पैसे मिले, क्या उनके लिए उन्होंने कोई मेहनत करी? नहीं करी। भैया दूज पे बहन को मैंने पैसे दिए, बहन को पैसा मिला, बहन को तो इनकम जनरेट हो गई। क्या बहन ने कोई मेहनत करी? नहीं करी। मेरा बर्थडे आ रहा है, 8 मई को मेरा बर्थडे आता है। अब 8 मई को मेरा बर्थडे है, मेरे को बहुत सारे गिफ्ट मिले, मेरे को बहुत सारे पैसे मिले। वो जो गिफ्ट और पैसे मिले, क्या उसके लिए मैंने कोई मेहनत करी? नहीं करी। तो ऐसी इनकम जिसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं करी। स्कूल से मिली स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ने बुजुर्ग लोगों को, बुढ़े बोलने वाला था, गवर्नमेंट ने बुजुर्ग लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी, उनको फ्री में पैसा मिला। तो ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम, जो पैसा मिला फ्री में। कहीं बाढ़ आ गई, सरकार ने उनको पैसा दे दिया, मुआवजा दे दिया, वो उनको पैसा मिला फ्री में, वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई साहब, नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों में फैक्टर इनकम ही शामिल होगी, इनमें ट्रांसफर इनकम शामिल नहीं होती। पहली बात तो ये। लेकिन यहां पे एक दूसरा लोचा और निकल के आता है। नेशनल इनकम बोलता है कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम आएगी, लेकिन वो इनकम चाहे देश के अंदर कमाओ चाहे देश के बाहर कमाओ, फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी है तो इंडिया की नेशनल इनकम, वो इनकम चाहे मैं देश के अंदर कमाऊं चाहे मैं देश के बाहर कमाऊं, उसको नेशनल इनकम में ऐड कर लूंगा।
देखो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, देश के लोगों की इनकम। अब देश के लोग इनकम चाहे अपने देश के अंदर रहकर कमाए या अपने देश के बाहर रह के इनकम कमाए, उसको भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अब आप बोलोगे भैया बाहर से इनकम कमाई तो उसको क्यों जोड़ोगे, उसके लिए कंडीशन है ना, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति इनकम कमा के इंडिया में लेके आए। इट मींस वो व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए, वो व्यक्ति भारत में रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, भारत का निवासी है, उसको भारत से प्रेम है कि भारत छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो फिर वो पैसा चाहे भारत में रहकर कमाए या पैसा बाहर से कमा के भारत में ले आए, उसको भारत की नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। बस शर्त यह है वो भारत का निवासी हो, वो भारत में रहता हो, फिर चाहे पैसा देश के अंदर कमाए चाहे बाहर से कमा के देश में ले आए। तो यहां पे नेशनल इनकम बोलता है कि फैक्ट्री इनकम आएगी, लेकिन किसने कमाई, उसने कमाई हो जो कौन हो, भारत का निवासी हो। अब चाहे विद इन देश के अंदर कमाई हो या आउटसाइड देश के बाहर कमाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डोमेस्टिक इनकम बोलता है कि इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम मानी जाएगी। लेकिन 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 ये बोलता है ये इनकम डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो विद इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसको देश के अंदर ही कमाया हो। नेशनल इनकम बोलता है मैं देश के बाहर वाली भी शामिल करूंगा, अगर हमारा बंदा देश के बाहर जाकर कमा के इंडिया में लेके आएगा तो शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भारत का निवासी हूं, दिल बोले इंडिया इंडिया इंडिया, मैं अमेरिका गया और अमेरिका में जाकर 1 महीना अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लेक्चर दिया और भैया मैंने पैसा कमाया और पैसा कमा के इंडिया में लेके आ गया। अब एक बात बताओ, वो पैसा मैंने कहां से कमाया, अमेरिका से। वो पैसा कहां से मिला, अमेरिका से। लेकिन मैं कहां का निवासी हूं, इंडिया का। वो पैसा मैं कहां ले आया, इंडिया में, तो इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगा। अब देखो कमाया भले ही मैंने अमेरिका से, लेकिन इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगा बिकॉज मैं इंडिया का बंदा हूं। लेकिन डोमेस्टिक इनकम बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, चाहे कमाने वाला इंडियन हो, चाहे कमाने वाला अंग्रेज हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई व्यक्ति भारत की बाउंड्री के अंदर, भारत की सीमा के अंदर पैसा कमाएगा, हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री में या हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा, तो चाहे वो भारत का रहने वाला हो या चाहे वो भारत का रहने वाला ना हो, अगर उसने हमारी जमीन पे काम किया, हमारी बाउंड्री के अंदर काम किया, तो उसको भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दिवाली के टाइम पे कुछ चाइनीज लोग इंडिया में आ गए और दिवाली के टाइम पे उन्होंने टिमटिमाती चाइनीज लाइट को बेचा, ठीक है, टिमटिमाती दिवाली के टाइम पे चाइनीज लाइट को बेचा, ठीक है, और फिर यहां पे जो है 2 महीना काम करा और अपने देश चले गए। अब एक बात बताओ, डोमेस्टिक इनकम बोलता है वो पैसा कहां कमाया, भारत की बाउंड्री के अंदर। अब भले ही कमाने वाला चाइना का बंदा था, कमाने वाला चाइना का निवासी था, पैसा कमा के अपने देश ले गया, लेकिन उस पैसे का जनरेशन कहां पे हुआ, भारत की बाउंड्री पे। उस पैसे का जन्म कहां पे हुआ, भारत की बाउंड्री पे, तो डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो चाइना वाले बंदे का पैसा नेशनल इनकम में शामिल होगा, नहीं, क्योंकि वो चाइना का बंदा भारत का निवासी नहीं है। नेशनल इनकम बोलता है कि भारत का निवासी होना चाहिए, चाहे पैसा कहीं भी कमाओ फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक इनकम बोलता है कि पैसा देश के अंदर कमाओ, चाहे कमाने वाला कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इट मींस इनका मेन फोकस कहां है, तो ये बोलता है कि डोमेस्टिक इनकम बोलता है रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता। नेशनल इनकम का मेन फोकस क्या है कि इनकम कौन कमाएगा जी, रेसिडेंट कमाएगा, भारत का निवासी कमाएगा। डोमेस्टिक इनकम का फोकस क्या है कि भाई साहब इनकम जनरेट कहां पे होना चाहिए, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, देश के अंदर जनरेट हो, कोई भी कमाए फर्क नहीं पड़ता। आगे नेशनल इनकम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम में देश के अंदर वाली इनकम भी आती है और देश के बाहर वाली इनकम भी आती है। तो नेशनल इनकम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जबकि डोमेस्टिक इनकम एक छोटा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम से, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में केवल देश के अंदर वाली इनकम आती है, बाहर वाली इनकम नहीं आती। आगे बोलता है नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बड़ा शॉर्ट में इसको बोलते हैं NFI। आज इसको आगे पढ़ाऊंगा वीडियो में क्या होता है।
NFI मतलब बाहर से पैसा कमाया। नेशनल इनकम में बाहर से कमाया गया पैसा शामिल होता है। अगर कोई पैसा हम बाहर से कमा के लेके आए तो नेशनल इनकम में शामिल होगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में डज नॉट इंक्लूड। डोमेस्टिक इनकम में बाहर वाला पैसा शामिल नहीं होता, क्योंकि ये वो बोलता है भैया देश के अंदर कमाओ, चाहे कमाने वाला कोई भी हो। बताओ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आपको डिफरेंस क्लियर है? अगर क्लियर है जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, नोट कर लिया जी। ओके जी, अब भैया मेरी बात को सुनो ना, अब भैया सुनो ना। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, ओए होए, अभी तो बस नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम सुना था। ये लिखा नेशनल इनकम और ये लिखा डोमेस्टिक इनकम, लेकिन भाई साहब अब ये सब क्या आ गए? ये आठ आठ कैसे आ गए? अरे टेंशन नको लेने की, मैं हूं ना, इन आठों को बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। भाई साहब पेपर में इनका मीनिंग पूछ लेता है, पेपर में इनके ऊपर अच्छे का क्वेश्चन बना बना के पूछ लेता है। लेकिन अगर इसको समझना है तो इससे पहले कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे, कुछ नियम को जानना पड़ेगा। उसको आप लोग मेरे साथ अपने नोटबुक में नोट करेंगे, उन नियम्स को जानेंगे। ठीक है, हम 3 बेसिक रूल की आज बात करेंगे जो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बेसिक रूल 1। ठीक है, बेसिक रूल 1। और जो बेसिक रूल 1 है बच्चों वो होता है ग्रॉस वर्सेस, जो बेसिक रूल 1 है बच्चों वो है ग्रॉस वर्सेस नेट का। अब सुनो, ये ग्रॉस क्या होता है और ये बच्चों नेट क्या होता है। मेरे एग्जाम्पल को सुनना ध्यान से। बेटा मान लो मैं एक शॉप पे एक फोन खरीदने गया। ठीक है, मैं एक शॉप पे एक फोन खरीदने गया, मैं अपना आईफोन, ये एप्पल का जो फोन है मैं खरीदने गया, और मान लो बेटा इस फोन की जो प्राइस है वो है ₹1,00,000। इट मीन्स इसको मैंने जो है 1,00,000 का परचेस किया अपने आईफोन को, और ऐसा मान लो इसको मैंने जनवरी 2020 में बेटा एज्यूम कर लो परचेस किया। अब सुनो, जो चीज मैंने पहली बार परचेस करी, जो चीज बिल्कुल मार्केट में नई है, अभी उसमें कुछ भी यूज नहीं किया, तो जो चीज हम पहली बार परचेस करते हैं, जो चीज मार्केट में नई है, अभी उसको कुछ यूज भी नहीं किया, तो उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। तो मोबाइल जस्ट मैंने अभी परचेस किया 1,00,000 रुपए का, अभी इसको ठीक से यूज भी नहीं किया, जनवरी 2020 में 1,00,000 रुपए का मैंने मोबाइल किया परचेस, तो बच्चों इसको बोला जाएगा, इस 1,00,000 रुपए के अमाउंट को बोला जाएगा ग्रॉस। लेकिन समय बीता और समय बीतेगा तो भाई मेरे मोबाइल की वैल्यू में कमी आएगी। 1,00,000 का जनवरी 2020 में है, अगर मान लो मैं इसके 1 साल बाद की बात करूं, अगर हम जनवरी 2021 में पहुंच जाए तो क्या इस दिन में मोबाइल की वैल्यू 1,00,000 रहेगी? नहीं, इस दिन मोबाइल की वैल्यू 1,00,000 नहीं रहेगी बच्चों, मोबाइल की वैल्यू कम हो चुकी होगी, क्योंकि मोबाइल को मैंने यूज किया, उसमें कमियां आई होगी, थोड़ा पुराना हो गया होगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो जिसकी वजह से जो मोबाइल की वैल्यू आज की तारीख में बच्चों बची, मान लो 1 साल बाद वो बची 70,000 रुपए। बताइए जी मोबाइल की वैल्यू कितनी बची? जी मोबाइल की वैल्यू बची 70,000 रुपए। तो वस्तु को यूज करने के बाद जो वैल्यू बची, वस्तु को यूज करने के बाद जो वैल्यू बची बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं नेट वैल्यू। तो एक होता है ग्रॉस, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, और यूज करने के बाद जो बची उसको बच्चों बोलते हैं नेट वैल्यू। अब 1,00,000 से 70,000 हो गया, इट मींस देखा जाए यहां से यहां पास पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में देखा जाए तो 30,000 रुपए घट गए, 30,000 की कमी आ गई। यहां से यहां तक पहुंचने में 30,000 रुपए की बच्चों कमी आ गई। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इस कमी को बच्चों बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं इसको जी? इसको बच्चों बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये बड़ा जानते हो कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी संपत्ति को लगातार यूज करते हैं और उसको लगातार यूज करने से उस संपत्ति के मूल्य में जो गिरावट आती है, उस संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, उस कमी को ही अपन लोग डेप्रीसिएशन कहते हैं। 1,00,000 का मोबाइल लेकर आया, लगातार मैंने यूज किया और उस मोबाइल में 30,000 की कमी आ गई यूज करते करते, तो मोबाइल की वैल्यू आज की डेट में केवल 70,000 बची। तो ग्रॉस में से मैंने क्या घटाया? डेप्री। अगर बनाऊं फॉर्मूला, तो ग्रॉस अमाउंट में से अगर मैं डेप्रीसिएशन का अमाउंट घटा दूं कि 1,00,000 का मोबाइल था, उसमें से मैं डेप्रीसिएशन घटा दूं कि 30,000 रुपए कम पड़ गए, सॉरी 30,000 की कमी आ गई, तो जो अमाउंट बचेगा उसको बच्चों बोलूंगा नेट।
क्या कि 1 लाख का मोबाइल था, उसमें से मैंने 30,000 ये घटाई डेप्रीसिएशन, तो 70,000 की उसकी क्या बची, नेट वैल्यू बची। तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को बच्चों माइनस करना पड़ेगा। तो इस चीज को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो जरा मेरी बात समझो बच्चों, एक होती है ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू हमेशा बड़ी होती है ना, ग्रॉस वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें तो कुछ भी लेस नहीं हुआ, अभी नई नई वस्तु बन के आई है। और नेट वैल्यू हमेशा एक छोटी वैल्यू होती है, बिकॉज कमी आने के बाद जो वैल्यू बची उसको बोलते हैं नेट वैल्यू। तो अगर मैं ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा, अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर पहुंचना है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। मेरे को बच्चों माइनस करना पड़ेगा क्या, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। और अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे आऊंगा तो मुझे प्लस करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। जैसे कि मैंने बोला मोबाइल 70,000 का बचा, और बताओ था कितने का, तो बोलूंगा 70,000 का बचा, उसमें 30 की कमी आई थी, 70,000 में अगर मैं कमी को ऐड कर दूं तो 1 लाख का मोबाइल मतलब वो नया नया था। तो ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा तो डेप्रीसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पे आऊंगा तो डेप्रीसिएशन प्लस। तो देखो ना, अगर मैं ग्रॉस है और नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन कर दो माइनस, नेट वैल्यू आ जाएगी। और थोड़ी मैथ आती हो, अगर नेट निकालना है तो बच्चों ग्रॉस का ग्रॉस रहने दो, माइनस का डेप्रीसिएशन क्या बन जाएगा जाके, प्लस का डेप्रीसिएशन, और नेट का रहेगा नेट। तो अगर ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो नेट वैल्यू में अगर मैं डेप्रीसिएशन ऐड कर दूं, नेट वैल्यू में अगर प्लस कर दूं क्या, डेप्रीसिएशन, मुझे ग्रॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, प्लीज इसको ध्यान रखना हमेशा ग्रॉस और नेट के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो बेसिक रूल नंबर 1 तो भैया जी हम सबको क्लियर है। तो अगर बेसिक रूल नंबर 1 बच्चों क्लियर है तो आइए मेरे साथ बेसिक रूल नंबर 2 पे। और जो बेसिक रूल नंबर 2 है बच्चों, हम लिखेंगे नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। अभी आप जो है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पढ़ के आए हो, अब उसी के ऊपर ये रूल समझो। बट एक होता है नेशनल कॉन्सेप्ट और एक होता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब केवल घर वाली इनकम, और नेशनल कॉन्सेप्ट मतलब बाहर वाली इनकम। अगर आपको समझना है तो उससे पहले आप जरा मेरी बात को जानो। देखो बच्चों एक होता है, सुनना बहुत ध्यान से बच्चों, एक होता है फीफा, FIFA। इसकी फुल फॉर्म बच्चों होती है फैक्टर इनकम। अब बताओ फैक्टर इनकम क्या, फैक्टर इनकम मतलब मेहनत वाली इनकम। तो फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फुल फॉर्म है इसकी। तो फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड माने विदेशों से। तो यदि कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश जाकर पैसा कमा के लेके आता है तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। में अमेरिका गया और अमेरिका जाके लेक्चर्स दिए और लेक्चर देके पैसा कमा के लेके आया, उसको बोलूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये थोड़ी है कि केवल इंडिया के लोग ही बाहर जाएंगे पैसा कमाएंगे, नहीं बेटा, बाहर के लोग भी तो इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में आकर पैसा कमा सकते हैं। बाहर के टीचर्स भी इंडिया में आएंगे, यहां पढ़ाएंगे, पैसा कमा के लेके जाएंगे। चाइनीज लोग यहां पे आएंगे, मोमोस बेचेंगे, लाइट बेचेंगे और पैसा कमा के लेके जाएंगे। तो अगर बाहर के लोग इंडिया में आए और पैसा कमा कर लेके जाए तो उसको बोलते हैं फीटा। क्या बोलते हैं जी, फीटा। बोले तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू। तो ये होता है फ्रॉम, ये होता है टू, फीफा और फीटा। अब जरा मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेटा मान लो मैं विदेश गया और विदेश जाके मैं कमा के लेके आया मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। मैं विदेश गया और विदेश जाकर मैंने कितना कमाए जी, मैंने कमाए मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। अच्छा मान लो अब बाहर के लोग इंडिया में आए और उन्होंने भी इंडिया में कमाया पैसा और पैसा कमा के अपने देश में ले गए।
तो जब मैं बाहर से कमा के लेके आया, मैं कमा के लेके आया 5,000 रुपए, ये इंडिया के लोग बाहर गए, इंडिया के लोग बाहर गए और कितने कमा के लेके आए? 5,000। लेकिन बाहर के लोग इंडिया में भी आए और मान लो इंडिया से वो कमा कर ले गए 3,000 रुपए, कि बाहर के लोग इंडिया में आए और इंडिया से कमा कर कितने ले गए? वो 3,000 रुपए। बताओ अल्टीमेटली इंडिया ने कितने रुपए कमाए? अल्टीमेटली इंडिया ने कितने रुपए कमाए? तो बोलोगे भैया देखो 5,000 हम कमा के लेके आए, उसमें से माइनस कर दो 3,000 वो जो हमारे पास से ले गए, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने बचे? 2,000। तो अल्टीमेटली देखा जाए हमने बाहर से कितने कमाए? जी हमने कमाए बाहर से केवल 2,000 रुपए, बिकॉज 5 लेके आए, 3 वो ले गए, तो हमने केवल कमाए 2,000 रुपए। अब इस 2,000 रुपए को मैं क्या बोलूंगा? तो याद रखना, इस 2,000 रुपए को बच्चों अपन लोग बोलेंगे, इस 2,000 रुपए को अपन लोग बोलेंगे NFIA। क्या बोलेंगे? NFIA। फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अल्टीमेटली हमने नेट कितना कमाया, कि कुल मिलाकर कितना कमाया। कुल मिलाके में से 5 कमाया, लेकिन 5 में से वो 3 तो ले गए ना, तो अल्टीमेट नेट माने अल्टीमेटली कितना बचा? जी केवल 2,000 बचा। तो उस 2,000 को बोला जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बनाया? कि इसको निकालने का फॉर्मूला बना फीफा, कि जो कमा के लेके आए फीफा में से माइनस कर दो फीटा, वो जो कमा के ले गए। तो फीफा में से फीटा अगर हम कर दे माइनस जो कमा के लेके आए वो, माइनस वो जो कमा के ले गए वो, तो जो बचेगा उसको बच्चों बोलेंगे NFIA। जो बचेगा वो मेरी NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। पहले बताओ आपको NFIA का मतलब क्लियर है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्लियर है? ठीक है। तो NFIA का मतलब होता है अल्टीमेटली वो पैसा जो हम बाहर से कमा के लेके आए। NFIA क्या होता है? अल्टीमेटली वो पैसा जो हम बाहर से कमा के लेके आए, उसमें वो माइनस कर दिया, जो कमा के ले गए ना वो माइनस कर दिया, अल्टीमेट इतना बचा। अब बात थी नेशनल और डोमेस्टिक की। ये नेशनल और डोमेस्टिक का क्या लोचा है? तो मेरी बात सुनो, बट डोमेस्टिक का मतलब घर वाली। अबे घर वाली क्या? बीवी नहीं, घर वाली इनकम मतलब देश की इनकम। और एक होता है नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है? जी घर वाली भी प्लस बाहर वाली। वो डोमेस्टिक इनकम अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर आपको याद हो तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम जो केवल और केवल हमने कहां कमाई? देश के अंदर। जबकि नेशनल इनकम बोलता है देश के अंदर कमाओ या देश के बाहर कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेस्टिक में केवल देश के अंदर वाली इनकम आती है, जबकि नेशनल में केवल नेशनल में घर वाली भी और बाहर वाली दोनों इनकम शामिल होती है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर पहुंचना है, कि मुझे घर वाली इनकम गिवन है, डोमेस्टिक इनकम गिवन है, और मैं चाहता हूं मैं डोमेस्टिक इनकम से कहां पहुंचूं? नेशनल इनकम पे। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? डोमेस्टिक माने घर वाली इनकम। अगर मैं घर वाली इनकम में बाहर वाली इनकम ऐड कर दूं, और बाहर वाली इनकम को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा NFIA, बिकॉज NFIA क्या होता है? जी NFIA वो इनकम है जो हमने बाहर से कमाई। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में घर वाली इनकम में ऐड कर दूं NFIA, और NFIA फॉर्मूला क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में घर वाली इनकम में ऐड कर दूं NFIA बाहर वाली इनकम, तो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। बिकॉज नेशनल इनकम में घर वाली भी इनकम आती है और बाहर वाली इनकम भी आती है, क्योंकि नेशनल इनकम बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, चाहे देश के अंदर कमाओ चाहे देश के बाहर कमाओ, कमाने वाला देश का निवासी होना चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFIA जोड़ दूं, क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। अच्छा, अब मान लो मेरे को नेशनल इनकम गिवन है और मुझे कहां पहुंचना है? डोमेस्टिक इनकम में। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? घर वाली इनकम भी और बाहर वाली इनकम भी। जबकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या? केवल घर वाली इनकम। तो अगर नेशनल इनकम में से मैं बाहर वाली इनकम मतलब NFIA इस बार माइनस कर दूं, नेशनल इनकम में से अगर मैं NFIA बाहर वाली इनकम माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? केवल घर वाली इनकम, इट मींस डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड करो, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो NFIA लेस करो। इट मींस अगर फॉर्मूला बनाऊं कि अगर मैं इसका बच्चों फॉर्मूला बनाऊं
तो जरा देखो, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में मतलब घर वाली इनकम में ऐड कर दूं NFIA तो मुझे क्या मिल जाएगी जी, मेरे को मिल जाएगी नेशनल इनकम। और अगर मैं नेशनल इनकम में माइनस कर दूं बाहर वाली इनकम तो क्या बचे, केवल घर वाली इनकम, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। समझ में आ गया? तो कृपया करके आप इस फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था आपका सेकंड बेसिक रूल जो आपके लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक था। ओके जी, नोट कर लिया। ओके, तो भैया जी अब बढ़ते अपने बेसिक रूल नंबर 3 पे। बड़ा एक बात याद रखना, नेशनल इनकम में आपको काफी डीप में, काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। नेशनल इनकम अपने आप में काफी वास्ट चैप्टर है और एग्जाम में याद रखना 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर में से आपको मिलेगा। अब 15 से 20 नंबर के लिए आप इतना तो पढ़ ही सकते हो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डोंट वरी, हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कवर करेंगे। पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग लेवल के, बीकॉम के, बीए के, हर लेवल के अपन लोग जो है क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई साहब आते हैं अपने अगले बेसिक रूल पे। तो लिखिए बेसिक रूल नंबर 3। अब जो बेसिक रूल 3 है वो किस चीज का है जी? बेसिक रूल 3 है बच्चों, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस, और बच्चों एक होता है मार्केट प्राइस। अब जरा मेरी बात को सुनो कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। पहले मतलब जानो। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री कॉस्ट, आसान लैंग्वेज समझ लो। फैक्टर कॉस्ट माने फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट माने फैक्ट्री कॉस्ट मतलब कि कोई वस्तु कितने की बनी, कि फैक्ट्री में जब वो बनी तो बनकर कितने की हुई। तो फैक्टर कॉस्ट माने वो वस्तु की लागत क्या है, उस वस्तु की कॉस्ट क्या है, वो वस्तु कितने की बनी। और मार्केट प्राइस माने उसको मार्केट में किस प्राइस पर बेचा। तो फैक्टर कॉस्ट माने किस प्राइस पर बनी और किस रेट पर बनी, और मार्केट प्राइस माने किस दाम पर बेचा। अगर कोई वस्तु मान लो 100 रुपए की बनी तो सीधे उसको 100 रुपए का नहीं बेचते, बीच में हमें सरकार को टैक्स भी पे करना पड़ता है, और कभी कभी सरकार हमको उन गुड्स पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। अब टैक्स के मिलने से और सब्सिडी के टैक्स के पे करने से, सब्सिडी के मिलने से बेटा वस्तु के प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर वस्तु की फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए की है तो उसको मार्केट में 100 का नहीं बेचा, इसमें कुछ टैक्स ऐड होगा, कुछ सब्सिडी लेस होगी, और उसके बाद इसको मार्केट में बेचा जाएगा। एग्जांपल जरा समझो मेरी बात को। मान लो कि जैसे कि हमने एक शर्ट का प्रोडक्शन किया और शर्ट का प्रोडक्शन हुआ मान लो 1000 में, 1000 रुपए में शर्ट का प्रोडक्शन हुआ, तो इस 1000 को मैं बोलूंगा FC। FC माने क्या? इस 1000 को बच्चों बोला जाएगा फैक्टर कॉस्ट। लेकिन क्या इसको मार्केट में हम 1000 का बेच देंगे? नहीं, इसको मार्केट में जब हम बेचने निकले, इसको मार्केट में जब हम बेचने निकले तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमको उसमें प्लस करना पड़ गया टैक्स। सरकार ने बोला 1000 रुपए की शर्ट है, आपको उसके ऊपर 200 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस पे हमने 200 रुपए का टैक्स पे करा। अब बताओ शर्ट कितने की बढ़ गई? 1200 की, 1000 की बनी, उस पे 200 का टैक्स लगा, शर्ट बन गई 1200 की। लेकिन कुछ वस्तु बच्चों ऐसी होती है जिन पर सब्सिडी मिलती है, जैसे कि अगर हम देश में खादी प्रोडक्ट को बढ़ावा दे तो उस पर सब्सिडी मिलती है, LPG गैस पर सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी मिलती है, ठीक है। हर वस्तु पर सब्सिडी नहीं मिलती, केवल उन्हीं वस्तु पर सब्सिडी मिलेगी जो देश के लिए अच्छी है। तो शर्ट पर देखा जाए, शर्ट के प्रोडक्शन पे देश में कोई सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए हम मान रहे हैं कि शर्ट पर सब्सिडी मिली, तो 1000 की शर्ट बनी, 200 रुपए टैक्स पे करा। जब थोड़ा आगे बढ़े तो सरकार ने हमें कुछ सब्सिडी दी कि आप अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो। सब्सिडी का मतलब आप समझ लो डिस्काउंट। जो बच्चे सब्सिडी नहीं समझ पा रहे, आप डिस्काउंट मान लो कि सरकार ने मान लो हमको जो है देखा तो 150 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। इट मींस देखो सरकार ने पहले क्या बोला, 200 रुपए टैक्स के दो, सरकार को हमने 200 रुपए टैक्स के दिए, और फिर बोलती है रुको 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 रुको, तुमको तो सब्सिडी भी मिलेगी, लो 150 रुपए सब्सिडी के लो। थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने 200 रुपए टैक्स के दिए और 150 रुपए सब्सिडी के मिल गए, अल्टीमेटली मेरे पास से कितने गए?
50 ही तो गए, बिकॉज जब 200 गए तो 150 मिले भी तो अल्टीमेटली मेरे पास से 50 ही तो गए। तो शर्ट 1000 की थी, 200 रुपए टैक्स लगा, शर्ट हो गई 1200 रुपए की, लेकिन 150 रुपए क्या मिल गई, सब्सिडी। सब्सिडी के मिलने से प्राइस कम हो गया, तो 1200 में से 150 सब्सिडी मिल गई, माइनस करो तो अल्टीमेटली शर्ट के जो प्राइस बचे वो कितने बचे, 1050। जो शर्ट के जो प्राइस बचे वो बचे 1050, और इसको बच्चों बोला जाएगा एमपी। एमपी माने क्या, मार्केट प्राइस, कि इसको मार्केट में हम 1050 के दाम पर बेचेंगे। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना हो तो 2 स्टेप बीच में आते हैं, उसमें टैक्स को ऐड करो और उसमें सब्सिडी को लेस करो, तब जाके मार्केट प्राइस पर पहुंच जाओगे। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 2 स्टेप से अच्छा एक स्टेप फॉलो करो। मैं सरकार को पहले 200 दूं और फिर सरकार से मैं 150 वापसी लूं, 50 अल्टीमेटली मैंने 50 पे करे, तो सीधा सीधा मैं सरकार को 50 ही क्यों ना पे करूं, 1000 में 50 पे करो, 1050। एक बात बताओ, हमने सरकार को 200 रुपए टैक्स दिए, 150 रुपए वापसी मिल गए, अल्टीमेटली बताओ हमने कितना टैक्स पे करा, अल्टीमेटली हमने कितना टैक्स पे करा, अल्टीमेटली हमने केवल 50 रुपए टैक्स पे करा। इसको बच्चों बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि हमने सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी मान लो, हमने सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स कितना पे करा जी, 200, उसमें से क्या कर दी माइनस सब्सिडी जी, हमें कितना वापसी मिल गए जी, 150 मिल गए। तो अल्टीमेटली हमने नेट माने क्या, अल्टीमेट, कि अल्टीमेटली देखा जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने अल्टीमेटली कितना टैक्स पे करा, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 200 माइनस 150, अल्टीमेटली हमने सरकार को 50 रुपए का ही तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडी को लेस करते हैं, तो क्या मिलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इतने सारे स्टेप करने से अच्छा मैं ये ना कर दूं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना हो तो सिंपल प्लस करो एनआईटी। एनआईटी बोलो तो क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको साइड में सॉल्व कर लो, इसको साइड में निकाल लो, 200 माइनस 350, तो और 1000 में केवल एनआईटी ₹50 जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। कि फैक्टर कॉस्ट में हमने एनआईटी, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करा तो हमें क्या मिल गया, मार्केट प्राइस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अल्टीमेटली यहां पे मेरे को एक फ्लो चार्ट बनने में आ रहा है। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो वीडियो पॉज, नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करो पहले। अब यहां पे एक फ्लो चार्ट निकल के सामने आ रहा है, ये फ्लो चार्ट ये आ रहा है जी। एक होता है एफसी फैक्टर कॉस्ट, एक होता है एमपी मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है कि बना इतने का लेकिन बेचेगा ज्यादा का, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा जी, उसमें एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। कि फैक्ट्री में इतना का बना लेकिन मार्केट में उस दाम पे नहीं बेचेगा ना, मार्केट में सरकार को टैक्स भी पे करना पड़ेगा और बदले में सब्सिडी भी मिलेगी। तो उससे अच्छा क्या करो, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना हो तो एनआईटी ऐड करेंगे, और एनआईटी का फॉर्मूला क्या है जी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो माइनस कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाओगे तो प्लस कर दो। इसका मतलब ये कि अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दूं एनआईटी तो मिल जाएगा मार्केट प्राइस, और अगर मार्केट प्राइस में लेस कर दूं एनआईटी तो क्या मिल जाएगा मेरे को, फैक्टर कॉस्ट। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका क्या, तीसरा बेसिक रूल, तीसरा फ्लो चार्ट। समझ में आपको इतना आ गया, जल्दी से इसको भी नोट कीजिए। चलिए, तो 3 बेसिक रूल हो गए। मैं एक बार इन तीनों बेसिक रूल को साइड में जल्दी से रिवाइज करवाता हूं, लिखता हूं। सबसे पहला रूल था बच्चों, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ठीक है बच्चों, ग्रॉस माने बड़ा, नेट माने छोटा। अगर ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा, अगर बड़े से छोटे पे जाना तो कुछ करना पड़ेगा माइनस, और वो करूंगा डेप्रीसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पे आऊंगा तो करूंगा प्लस। ठीक है, सिंपल तरीका याद रखने का ये है, ग्रॉस छोटा होता है, नेट बड़ा होता है। अगर ग्रॉस बड़ा होता है, ग्रॉस बड़ा,
नेट छोटा। अगर बड़ी चीज को छोटा करना है तो माइनस कर दो, अगर बड़े अमाउंट को छोटा अमाउंट करना है तो माइनस कर दो, और छोटे अमाउंट को बड़ा करना है तो प्लस कर दो। और ग्रॉस और नेट के बीच क्या आएगा? डेप्रीसिएशन। ऐसे ही मेरे बच्चों जो सेकंड होता है वो बच्चों होता है एक तरफ नेशनल, अगेन नेशनल एक बड़ा कंसेप्ट है, और एक तरफ डोमेस्टिक। बच्चों डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक एक छोटा कंसेप्ट है। अगर मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, वही बड़े से छोटे पे, बड़े अमाउंट को छोटा करूंगा तो माइनस, और इनके बीच क्या आता है जी? NFIA। और अगर डोमेस्टिक से कहां पे आना है? नेशनल पे, तो करूंगा प्लस। क्या प्लस करूंगा जी? NFIA। छोटे से बड़े पे आऊंगा तो प्लस। ऐसे ही मेरे बच्चों तीसरा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ये छोटा होता है, और एक होता है मार्केट प्राइस, ये बड़ा होता है। अब वही नियम, अगर मेरे को छोटे से बड़े पे जाना प्लस करूंगा, और इनके बीच क्या आता है जी? NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बड़े से छोटे पे आऊंगा तो करूंगा माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बच्चों आपके 3 बेसिक रूल है, ये आपके 3 बेसिक रूल है जो आपको पता होने चाहिए। अब जरा मेरी बात को सुनो और ध्यान से। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं जी? मुझे पढ़ाने हैं क्या? नेशनल इनकम के एग्रीगेट। अब ये एग्रीगेट 8 होते हैं। अब इन 8 के नाम किस प्रकार के होते हैं वो नाम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो 3 रूल समझे, उस 3 रूल के बेस पे ही इन चीज को समझा जाएगा। जरा मेरी बात को सुनो। इसको मैंने साइड कर दिया, आप जरा यहां देखो। जो 8 नाम है उनके 8 नाम कुछ इस प्रकार है। देखो, पहला एक बॉक्स बना बेटा, पहला ये एक बॉक्स बनाया बच्चों, दूसरा ये एक बॉक्स बच्चों बनाया मैंने, तीसरा, और एक बॉक्स बनाया यहां मैंने छोटा सा चौथा बॉक्स। जो नाम है वो नाम कुछ इस प्रकार से है कि पहले वाले कॉलम में या तो आपको हमेशा ग्रॉस मिलेगा या फिर आपको हमेशा नेट मिलेगा। ठीक है, G या N, ग्रॉस या नेट, G या N। दूसरे वाले कॉलम में या तो आपको हमेशा नेशनल मिलेगा, नेशनल, या फिर आपको हमेशा क्या मिलेगा? डोमेस्टिक मिलेगा। ठीक है, N या फिर D। तीसरे वाले कॉलम में एक ही मिलेगा, केवल प्रोडक्ट, कुछ यहां चेंज नहीं है, P। मतलब पहले वाले कॉलम में तो आपको G मिलेगा या N मिलेगा, दूसरे में तो N मिलेगा या D मिलेगा, तीसरे में केवल P मिलेगा। चौथे कॉलम में या तो मिलेगा आपको मार्केट प्राइस, MP बोलते हैं शॉर्ट में, या तो आपको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। अब इसके आधार पे आपके नेशनल इनकम के एग्रीगेट बनते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला GDP MP, तो फुल फॉर्म क्या है जी? पहले वाले कॉलम में पहले वाले में क्या आएगा? या तो ग्रॉस या नेट। तो इस G का मतलब क्या है जी? इस G का मतलब होता है ग्रॉस। ओके, अगला मतलब D। अब D का मतलब क्या है जी? D का मतलब है डोमेस्टिक। ठीक है, ओके। ये मिला P जी, P माने क्या है जी? P माने है प्रोडक्ट, और फिर क्या मिला? MP, तो लिखा एट मार्केट प्राइस, इनके बीच में आएगा एट। ठीक है, एट मार्केट प्राइस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनी जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP MP की फुल फॉर्म क्या बनी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही बच्चों ऐसे ही बेटा मान लो मैंने आपके सामने अगला बोला, मान लो मैंने बोला NNPFC। बताओ N माने क्या है जी? पहला वाला नेट, तो नेट। दूसरा N क्या है जी? दूसरा वाला क्या है? नेशनल, तो नेट नेशनल। फिर क्या है? P माने क्या जी? P माने प्रोडक्ट, और फिर एट FC माने क्या जी? FC माने फैक्टर कॉस्ट। तो NNPFC क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर ये GDP MP NNPFC, तो ऐसे कुल मिला के बच्चों देखोगे तो ये 8 होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 8 होते हैं। NNPFC, N माने नेट, दूसरा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNPFC, G माने क्या? ग्रॉस, N माने नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इनके अलग अलग नाम है। नेशनल वाले होते हैं 4, ये भी नेशनल वाला है, ये भी नेशनल वाला है,
ये भी नेशनल, ये भी नेशनल, 4 होते हैं नेशनल के, और ऐसे ही ये डोमेस्टिक के 4, ये डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक, तो 4 होते हैं नेशनल के भाई और 4 होते हैं डोमेस्टिक के भाई। और इनके किस प्रकार से नाम रखे गए, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इनका मतलब क्या है अभी उस पर भी बात करने वाले हैं, बट फिलहाल इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म आपको पल्ले पड़ी, ये फुल फॉर्म तो पल्ले पड़ी। और अभी तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर मेरे को एनएनपीएफसी को मान लो एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैसे करूंगा। मान लो जीएनपीएफसी को जीएनपीएमपी में कन्वर्ट करना है जी, इसको मान लो, इस मतलब किसी को भी अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी अपने को जानना है। आज की क्लास थोड़ी लेंथी होगी लेकिन भाई साहब इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले कन्वर्ट करना सीख लेते हैं कि अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मेरी जरा बात सुनो, अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पे वापसी आ जाओ, इन नियम पे वापसी आ जाओ। अब जरा एग्जाम्पल को समझना बच्चों ध्यान से, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा उस उत्तर काफी है। मान लो आपको जीएनपीएमपी गिवन है और आपसे बोलता है कि ये लिखा एनडीपीएफसी, ठीक है। ये आप ऐसे मत समझो, ठीक है, आप एक न्यूमेरिकल की तरह समझो। देखो मान लो कि आपको क्वेश्चन में जीएनपीएमपी गिवन है 1000, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जीएनपीएमपी कितना गिवन है 1000 और आपसे बोलता है कैलकुलेट करो क्या एनडीपीएमपी। जीएनपीएमपी 1000 गिवन है और बोलता है इसको कन्वर्ट करो एनडीपीएमपी में। जीएनपीएमपी फुल फॉर्म बोलना एक बार, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो लिखो जी। मेरे को निकालना है एनडीपीएमपी, तो लिखा मैंने एनडीपीएमपी, फिर इज इक्वल टू क्या गिवन है जीएनपीएमपी, तो लिखा मैंने क्या जीएनपीएमपी। तो जो पहले गिवन है, सॉरी जो फाइंड आउट करना है, अगर आप लिख लो चाहो तो जो फाइंड आउट करना है तो पहले वो लिखो, फिर इज इक्वल टू, और जो क्वेश्चन में गिवन है फिर वो लिखो, फाइंड आउट इज इक्वल टू गिवन, ठीक है। एनडीपीएमपी निकालना है जो लिखा है पहले एनडीपीएमपी, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू और जीएनपीएमपी की बने। अब जीएनपीएमपी से एनडीपीएमपी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, एक एक शब्द को देखो। यहां बच्चों क्या है एमपी, यहां भी क्या है एमपी, एमपीएमपी सेम, वहां भी एमपी, यहां भी एमपी, एमपीएमपी सेम, कुछ चेंज नहीं करना जी। यहां पे क्या है पी, यहां पर क्या है पी जी, पी और पी सेम, कुछ नहीं करना। लेकिन सुनो यहां पे क्या है एन, एन माने क्या होता है, एन माने क्या होता है नेशनल, भूल गए। सेकंड नंबर पे एन है, इस एन का मतलब क्या है नेशनल, और फर्स्ट पे एन क्या होता है नेट। तो यहां पे सेकंड वाला एन है, ये एन का नेशनल, जबकि यहां पे सेकंड नंबर होगा डोमेस्टिक, यहां पे नेशनल है। देखो एमपीएमपी सेम था, पी और पी सेम था, लेकिन यहां पे नेशनल है, यहां पे डोमेस्टिक है। मुझे यहां देखो, हमें यहां से यहां पहुंचना है, हमें यहां से यहां पहुंचना है, हमें क्या करना है खुद देखो। हमको एनडीपीएमपी निकालना है ना, जीएन तो हमको ये गिवन है, हमको इससे ये निकालना है, तो हमको यहां से यहां पहुंचना है। यहां पे एमपीएमपी सेम, पी और पी सेम, लेकिन यहां पे क्या है नेशनल। मेरे को नेशनल से कहां पर पहुंचना है जी, मेरे को नेशनल से पहुंचना है डोमेस्टिक पे। कहां पे जी, नेशनल से पहुंचना डोमेस्टिक पे। और रूल देखो, अगर मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो, एरो नेशनल से जाना है तो एरो इस साइड, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाऊंगा तो क्या करूंगा माइनस NFIA। तो यहां पे बच्चों मैं लिख दूंगा कि मुझे माइनस करना पड़ेगा NFIA को। जब मैं नेशनल में से NFIA कर दूंगा माइनस, मैं डोमेस्टिक पर पहुंच जाऊंगा। बताओ समझ में आ गया। अगला समझो, अगला अब देखो और वर्ड मैच करो। अब यहां पे क्या है जी, जी माने ग्रॉस, यहां पे क्या है एन, एन अभी मैच नहीं हो रहा। अगर मैच हो जाए तो कुछ ऐड लेस नहीं करना, यहां भी एमपी था, यहां भी एमपी था, कुछ ऐड लेस नहीं करना। लेकिन यहां पे जी है ग्रॉस, यहां पे एन है नेट। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है, अगर देखो पहला वाला वर्ड करूंगा पहले से मैच, दूसरा वर्ड दूसरे से मैच, तीसरा वर्ड तीसरे, चौथा वर्ड चौथे से। अब पहला वाला ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है, क्योंकि यहां से हमेशा देखो हमेशा यहां से इधर आओगे, तो ग्रॉस से अगर नेट पे आऊंगा तो खुद देखो, अगर ग्रॉस से नेट एरो जाना है तो ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा क्या डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या
माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद सारी चीजें सेम हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा, तो बस जीएनपीएमपी की वैल्यू कितनी गिवन है जी 1000। मान लो एनएफआई कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो 200 गिवन होगा, और ये एक बड़ा मान लो 100 गिवन होगा, तो कितना बच गया, ये बच गया आपका मान लो 700। तो आपका जो एनडीपीएमपी की वैल्यू कितनी आई 700। तो अगर जीएनपीएमपी गिवन है आप उसको एनडीपीएमपी में कन्वर्ट कर सकते हो, बस कन्वर्जन के वो 3 नियम आपको पता होने चाहिए, ये 3 नियम पता होने चाहिए। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं बस, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। बेटा मान लो कि क्वेश्चन में आपको एनडीपीएफसी गिवन है 2000 रुपए, और आपसे बोलता है कि जीएनपीएमपी को निकालिए। ठीक है, जीएनपीएमपी को निकालिए। नियम बताओ जो निकालना है पहले वो लिखो जी। जीएनपीएमपी निकालना है तो पहले जीएनपीएमपी इज इक्वल टू क्या गिवन है एनडीपीएफसी, तो इज इक्वल टू में लिखो एनडीपीएफसी। तो जो निकालना है पहले वो लिखो जीएनपीएमपी, और उसके बराबर में क्या गिवन है एनडीपीएफसी। अब मैचिंग खेलो, मैचिंग खेलो। यहां पे क्या है एफसी, यहां पे क्या है एमपी। मैच करो, आखिरी वाला वर्ड आखिरी से मैच करो, पहला वर्ड मैच करो पहले से, दूसरा मैच करो दूसरे से। क्या एफसी और एमपी सेम है? सेम नहीं है, तो कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा। यहां पे एमपी सेम थे तो यहां पे कुछ नहीं किया, लेकिन एफसी और एमपी सेम नहीं है, तो अगर एफसी से एमपी पर हो गया, मुझे यहां से यहां पहुंचना है। अगर एफसी से एमपी पर पहुंचना है तो देखो एरो, अगर एफसी से एरो जाना है एमपी पे तो ये वाला एरो, एफसी से एमपी पे जाऊंगा तो प्लस करना पड़ेगा क्या, तो यहां पे मैं प्लस करूंगा NIT। चलो पहला वाला मामला क्लियर। दूसरे मामले पे आते हैं, मामले नंबर 2 पे आओ। यहां पे क्या है P, यहां पे क्या है P जी, P और P सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बढ़िया जी। ओके, यहां पे क्या है D जी, D माने डोमेस्टिक, और यहां पे क्या है N माने नेशनल। मैच नहीं हो रहा, ये D डोमेस्टिक है जी, नेशनल है, हमें डोमेस्टिक से कहां पहुंचना है नेशनल पे। एरो चेक करो, अब देखो डोमेस्टिक से नेशनल, तो एरो यहां से ऐसे, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा तो प्लस करना पड़ेगा ना, और क्या प्लस करूंगा, तो प्लस करूंगा यहां पे क्या मैं NFIA। चलो ये भी हो गया। आखिरी वाले पे आते हैं जी, यहां पे क्या है नेट, नेट जी, ये क्या है जी ग्रॉस। नेट से कहां पहुंचना है ग्रॉस पे, और अगर मेरे को नेट से ग्रॉस पे एरो, नेट से ग्रॉस पे तो प्लस, नेट से ग्रॉस पे तो प्लस, और क्या प्लस, तो यहां पे प्लस करना पड़ेगा भाई साहब किसको, डेप्रिसिएशन को, तो प्लस डेप्रिसिएशन। इनकी वैल्यू पुट कर देना, आपको अपना जीएनपीएमपी मिल जाएगा। तो ये थे कन्वर्जन केस। कन्वर्जन केस आपको आने चाहिए अगर आप नेशनल इनकम सीख रहे हो तो। बताओ इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है एकदम अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये सारी की सारी बात तो बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं वापसी इन चीजों पे। अब सुनो, ये मैं आपको बता रहा हूं इनके मीनिंग के बारे में, एग्जाम में इनके मीनिंग भी आ जाते हैं। कन्वर्ट करना आपको मैंने बता दिया, कन्वर्ट के लिए अब आपको बताऊं ईमानदारी से, एग्जाम में कन्वर्ट करने वाले इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनके मीनिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो उनके मीनिंग को समझते हैं। और देखो इन आर्ट के जो मीनिंग है, इन आर्ट के जो मीनिंग है मैं याद नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको कि आप लोगों को केवल और केवल बस वर्ड देखना है, वर्ड क्या है आप अपने आप लिख के आओगे, मीनिंग रटने नहीं है। 8 के 8 मीनिंग को रटेगा नहीं, कुछ हिंट है, मेरी बात सुनो, वो हिंट क्या है पहले मेरी बात जान लो। देखो बेटा 4 कॉन्सेप्ट नेशनल के, उनकी पहचान क्या है, अगर बीच में एन 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 मिल जाए तो इट मींस बात हो रही है नेशनल की। किसकी बात हो रही है, नेशनल की। और आपको पता है जब भी बात हम करते हैं नेशनल की, देखो अभी हमने यहां बात करी नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में मेन मुद्दा क्या है कि कमाने वाला कौन हो, नॉर्मल रेसिडेंट। तो जब भी याद रखना ये जो नेशनल वाले कंसेप्ट है, इन चारों में एक बात कॉमन होगी, इन चारों में एक बात कॉमन क्या होगी कि इनकी अर्निंग करने वाला कौन होगा, नॉर्मल रेसिडेंट। इनका पैसा कौन कमाएगा जी, नॉर्मल रेसिडेंट, बिकॉज नेशनल इनकम को नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाया जाता है। हमने डिफरेंस में पढ़ा था। जबकि उसके बाद 4 कौन से हैं जी, ये 4 बचे डोमेस्टिक के। और आपको पता है जी डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है।
डोमेस्टिक इनकम बोलता है भाई सारे कमाओ, चाहे देश के निवासी हो चाहे देश के निवासी ना हो, सारे कमाओ, लेकिन कहां कमाओ? तो ये बोलता है ये बोलता है कि कमाना है तो कहां कमाओ? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर कमाना है तो केवल देश की टेरिटरी के अंदर कमाओ, केवल देश के अंदर कमाओ। तो याद रखना, इन चारों की डेफिनेशन में, इन चारों के मीनिंग में जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, देश के अंदर कमाया। और इन चारों के मीनिंग में मेन फोकस क्या होगा कि कमाया कहीं भी हो, लेकिन किसने कमाया? नॉर्मल रेसिडेंट ने। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। उसके बाद एन मतलब नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या होता है? नेट वैल्यू का मतलब डेप्रीसिएशन घट गया, और ग्रॉस माने क्या? अभी नई नई वैल्यू, अभी उसमें से डेप्रीसिएशन नहीं घटा, है ना। ग्रॉस माने क्या? नया वाला मोबाइल, डेप्रीसिएशन नहीं घटा। और नेट माने क्या? कि डेप्रीसिएशन घट गया। तो एक डिफरेंस और, नेट मिले इट मींस डेप्रीसिएशन घट चुका है, और ग्रॉस मिले मतलब नहीं घटा। और देखो एक होता है एफसी। एफसी माने क्या? एफसी माने क्या? कि फैक्ट्री से भी बन के आई। और एमपी, एमपी माने क्या? कि मार्केट में बेचने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि सरकार को टैक्स भी पे कर दिया, सब्सिडी भी ले ली। तो सुनो, इनके मीनिंग पे एक बार आ जाओ। अभी कंफ्यूज हो रहे हो, एक काम करो, इनके मीनिंग पे आ जाओ। अगर पेपर में एनएनपीएफसी के बारे में बोले तो एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक बात सुनो, इसी को एनएनपीएफसी को ही अपन लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अगर पेपर में बोले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो, नेशनल इनकम निकालो, तो आप एनएनपीएफसी निकालोगे। बाकियों के कोई और देखो, मतलब 8 इनकम है, लेकिन 8 में से 2 इनकम मेन होती है, एक नेशनल इनकम और एक डोमेस्टिक इनकम। तो पहले वाले को एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। बाकी भी इनकम होती है, लेकिन ये इतनी मेन नहीं होती, तो इसलिए इनका कोई और नाम नहीं है। इनको बस एनएनपीएमपी ही बोला जाएगा, इसको जीएनपीएफसी ही बोला जाएगा, इसको जीएनपीएमपी ही बोला जाएगा, लेकिन एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू। देखो ये एनएनपीएफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहां पे कौन सी वैल्यू की? नेट वैल्यू आएगी किसकी? गुड्स एंड सर्विस की, जिसको प्रोड्यूस किस पर किया गया? फैक्टर कॉस्ट पे। कि उसको किस पर प्रोड्यूस किया गया? क्या लिखा है? एनएनपीएफसी। तो एक तो नेट आ गया, एक फैक्टर कॉस्ट, तो मीनिंग के अंदर भी क्या आएगा? नेट वैल्यू। उसे किस पर प्रोड्यूस किया गया? फैक्टर कॉस्ट पे। और क्योंकि ये नेशनल कंसेप्ट है तो कमाने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। आप नीचे आ जाओ, एनएनपीएमपी ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अगेन नेट वैल्यू। क्यों नेट वैल्यू? बिकॉज एनएनपीएमपी तो नेट वैल्यू। और देखो एमपी है तो इस पर क्या लिखा है? इसको प्रोड्यूस किया गया किस पर? इसको प्रोड्यूस किया गया मार्केट प्राइस पर। नेट वैल्यू है इट मींस डेप्रीसिएशन माइनस है, लेकिन इसको प्रोड्यूस किस पर गया? मार्केट प्राइस पर, क्योंकि एमपी लिखा है। और सुनो, क्योंकि नेशनल है तो कमाने वाला कौन होगा? नॉर्मल रेसिडेंट। अगला देखो जीएनपीएफसी, इस बार ग्रॉस आ गया, तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रॉस वैल्यू, बिकॉज जीएनपीएफसी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस वैल्यू। और किस पर प्रोड्यूस किया गया? फैक्टर कॉस्ट लिखा है तो प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्योंकि नेशनल है तो अगेन क्या आएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। लास्ट चेक कर लो, जीएनपीएमपी, तो जी ये भी कौन सी होगी? ग्रॉस वैल्यू, बिकॉज जीएनपीएमपी है। और एमपी है तो इसको प्रोड्यूस किस पर किया गया? मार्केट प्राइस पर। और नेशनल है तो नेशनल माने क्या? किसने किया? नॉर्मल रेसिडेंट ने। तो ये इनके हो गए नेशनल के चारों के मीनिंग, होपफुली पल्ले पड़ गए। ऐसे ही 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट। और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की मेन खास बात क्या है कि यहां पे ये नहीं देखना कमाने वाला कौन है, रेसिडेंट हो रेसिडेंट ना हो फर्क नहीं पड़ता, इसे कहां कमाया गया हो? देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। ठीक है, समझो एनडीपीएफ, सुनो बड़ा, एनडीपीएफसी को ये अपन लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। जैसे कि एनएनपीएफसी का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। ऐसे ही एनडीपीएफसी का मतलब बच्चों क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। अब देखो इट इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू, क्योंकि यहां पे एनडीपीएफसी है, नेट है, नेशनल सॉरी यहां पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहां पे नेशनल नहीं आएगा, यहां पे हर जगह बच्चों क्या आएगा? डोमेस्टिक। क्यों? क्योंकि यहां पे एनडीपीएफसी, ये भी नेशनल नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा जी? आपका डोमेस्टिक, गलती हुई बात, डोमेस्टिक। और यहां पे क्या आएगा आपका?
डोमेस्टिक। अब जरा समझते हैं क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड एज अ नेट वैल्यू, बिकॉज नेट लिखा है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस एफसी, तो प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन सुनो, ये डोमेस्टिक इनकम है तो प्रोड्यूस बाय ऑल द रेसिडेंट। अब यहां पे ऑल द रेसिडेंट का मतलब क्या है, ऑल में सारे आ गए, वो देश, ऑल में सारे आ गए, देश वाले भी और जो देश के नहीं है वो भी, इट मीन रेसिडेंट भी और नॉन रेसिडेंट भी। तो जितने भी निवासी है, चाहे वो देश के हो चाहे देश के ना हो, उन्होंने इनकम कमाई हो, प्रोडक्शन किया हो, कहां पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहां पे मेन बात यह है कि डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट में एक बात कॉमन मिलेगी, क्या, कि कौन कमाने वाला कौन है, ऑल द रेसिडेंट, और कहां कमाया, डोमेस्टिक टेरिटरी। कमाने वाला कौन है, ऑल द रेसिडेंट, कहां कमाया, डोमेस्टिक टेरिटरी। कमाने वाला कौन है, ऑल द रेसिडेंट, और कहां कमाया, डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज चारों डोमेस्टिक वाले हैं। अब बस वही है, अगर नेट लिखा है तो नेट वैल्यू, नेट लिखा है तो नेट वैल्यू, ग्रॉस लिखा है तो ग्रॉस वैल्यू, यहां भी ग्रॉस तो ग्रॉस वैल्यू। यहां चेक करो क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट तो प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस तो प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइस, अगेन फैक्टर कॉस्ट तो प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट और प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइस। लो जी लो, हो गए आपके इन चारों का मीनिंग क्लियर, समझ में आपको आ गया। तो एग्जाम में अक्सर इनके मीनिंग के बारे में भी पूछ लेता है। बताओ, इतनी बातें आपको क्लियर है एकदम अच्छे से, बढ़िया से। तो आज की क्लास में बड़ा बहुत सारा पढ़ाया, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस किया, फिर 3 बेसिक रूल जाने, ग्रॉस और नेट का, नेशनल और डोमेस्टिक का, एफसी और एमपी का, उन्हें कन्वर्ट करना सीखा, और फिर नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट है, इन सबके मीनिंग के बारे में भी जाना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बड़ा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे कनेक्ट रहिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।